हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिटी के 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम पार्ट 7वां लेकर आए हैं। हमने पार्ट 6 में भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़ा था। मौलिक अधिकार में भी हमने अनुच्छेद 8 तक पढ़ लिया था। आज उसको अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 तक रिकॉल कर लेते हैं कि अनुच्छेद 18 तक क्या क्या पढ़े थे हमने। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 12 परिभाषा की बात करता है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनकी परिभाषा देता है। अनुच्छेद 13 अल्पीकरण की बात करता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार के तहत आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से किसी दूसरे का मौलिक अधिकार अगर का हनन होता है तो आपका मौलिक अधिकार अल्प कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 13 अल्पीकरण की बात करता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता की बात की हमें यहाँ पे भारत में किसी के समक्ष पक्षपात नहीं किया जाएगा, समानता रखा जाएगा। विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है, ये ब्रिटेन से लिया है। विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया था। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक निर्वाचन में समानता। लोक निर्वाचन मतलब होता है कि सरकारी नौकरियों में समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति हो, किसी को सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहीं पे आरक्षण की नीति बात की जाती है और यहाँ पे कहा गया है कि अगर वह भेदभाव सकारात्मक सोच के आधार पर होती है तो वो सोच भेदभाव जायज है समाज के लिए, ठीक है ना। यहीं पे आरक्षण की नीति स्टार्ट होती है। उसके बाद अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत बताता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत बताता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं, जैसे सुल्तान, सम्राट, ये सब उपाधि नहीं रख सकते हैं। हाँ, आप उपाधि रख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सेनाएं जितनी भी हैं, हमारे तीनों सेनाओं की बात है, पुलिस रख सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। और अगर कोई विदेश से उपाधि लेना चाहता है तो पहले वह राष्ट्रपति से सलाह लेगा, अनुमति लेगा, उसके बाद वो विदेशी उपाधि रख सकता है, ठीक है ना। तो हमने 18 तक पढ़ा था। आज अनुच्छेद 19 से पढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करता है। नागरिकों को में जो भी स्वतंत्रता दी गई है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आती है। देखते हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 1 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। वाक का मतलब होता है भाषण देना अपने, और अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसका अर्थ जो है अनुच्छेद 19 के 2 में 3 में सब समझाया गया है, ठीक ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, आरटीआई डालने की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, भाषण देने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि बिना हथियार आप सभा कर सकते हैं, ठीक है ना। बिना हथियार के आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। अगर आपके पास हथियार भी होता है तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतने हथियार हैं, लाइसेंसी हैं, उसके बाद परमिशन लेंगे, परमिशन डीएम देते हैं तो आप सभा कर सकते हैं। अन्यथा आपको अनुच्छेद 19 का 2 क्या कहता है कि बिना शस्त्र रहित सभा करने की आजादी देता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 का 3 क्या कहता है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जैसे महिला संगठन बना सकते हो आप, ठीक है ना। आरएसएस भी एक संगठन है, ठीक है ना। ये जैसे छोटे मोटे संगठन आप बनाने की स्वतंत्रता है आपको, बशर्ते वो किसी के मौलिक अधिकार का हनन न करता हो, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 4 क्या कहता है? भ्रमण करने की आजादी। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? भ्रमण करने की आजादी। आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो बशर्ते किसी का मौलिक अधिकार के हनन ना हो, ठीक ना, किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना हो। अरे जैसे आप बॉर्डर एरिया में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना, आप बॉर्डर एरिया में नहीं जा सकते हो, किसी के बेडरूम में नहीं जा सकते हो। अरे भाई, आप किसी के बेडरूम में जाएंगे तो अगले का मौलिक अधिकार तो हनन हो रहा है ना, तो आपके मौलिक अधिकार को अल्प कर दिया जाएगा। कौन करेगा? अनुच्छेद 13।
बॉर्डर एरिया में नहीं जा सकते हो। नागालैंड की कुछ, जैसे नागालैंड में कुछ ऐसी प्रजातियां थी जो पहाड़ों में निवास करती थी, लोग जाते थे यूट्यूब पर वीडियो बना के अपलोड कर देते थे, तो उनकी मौलिक अधिकार का हनन होता था। तो सरकार ने वहां पर जाना प्रतिबंधित कर दिया आम आदमियों के लिए। जाना है तो आप परमिशन लेके जाइए, लेकिन वहां पे वीडियो वगैरह आप नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो भ्रमण करने की आजादी है, लेकिन अपवाद के तौर पर किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना हो। उसके बाद कह रहा है पांचवा, किसी भी क्षेत्र में बसने की आजादी। आप किसी भी क्षेत्र में बस सकते हो, आप किसी भी क्षेत्र में बसने की आजादी अनुच्छेद 19 का 5 कहता है कि आप किसी भी क्षेत्र में बस सकते हो। पहले तो जम्मू कश्मीर में बसने की आजादी, वहां जमीन लेकर आप बस नहीं सकते थे, लेकिन जब से 370 और 35A हटा, तब से आप जम्मू कश्मीर में भी जमीन लेकर आप बस सकते हो। अनुच्छेद 19 का 6 कहता है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 6 कहता है संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जैसे कि सरकार कोई सड़क बनाए, हाईवे बनाए या रेलवे ट्रैक बनाए, किसी की वहां पे संपत्ति आ गई, खेत वगैरह आ गए, अब वो हटाने से, अपना जमीन देने से मना कर दिया क्योंकि उसका मौलिक अधिकार था। अब मौलिक अधिकार अगर कोई जबरदस्ती सरकार करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाएगा अपना मौलिक अधिकार के लिए। तो सरकार वहां पे कैसे रेलवे ट्रैक बनते, कैसे हाईवे बनते, तो इसीलिए इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इसे अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया है। कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार ऐसा होता है कि इसे जनता भी नहीं छीन सकती है, और ना ही सरकार, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार जो होता है उसका एक कागज होता है पुख्ता, और वह सरकार तो उसको अधिग्रहण कर सकती है उस संपत्ति को, लेकिन जनता नहीं कर सकती है, व्यक्ति नहीं कर सकता है कानूनी अधिकार, लेकिन सरकारें कर सकती हैं। इसीलिए अगर किसी की जमीन रेलवे ट्रैक के, हाईवे के अंतर्गत आती है, तो सरकार जो है उस संपत्ति का 4 गुना मुआवजा, जैसे जैसे होता है उसी के आधार पर, उसी स्थिति के आधार पर वो उतने गुना मुआवजा दे देती है सरकार, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 7 कहता है व्यवसाय करने की आजादी। व्यवसाय करने की आजादी, आप भारत में कहीं रहिए, बसिए, संघ सभा करिए, संगठन बनाइए, संपत्ति खरीदिए, और क्या कहते हैं, भ्रमण करिए, और जब संपत्ति खरीद के घर वर बना लीजिए, व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो व्यवसाय करने की आजादी है, बशर्ते किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना हो। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? नागरिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 का 1 क्या कहता है? आप अभिव्यक्ति की आजादी देता है, बोलने की आजादी, झंडा फहराने की आजादी, प्रेस की आजादी, आरटीआई की आजादी। अनुच्छेद 19 का 2 कहता है सभा करने की आजादी, लेकिन कैसे? बिना हथियार रहित, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 19 का 3 कह रहा है संगठन बनाने की आजादी। आप कोई भी संगठन बना सकते हो। अब आरएसएस जैसे एक संगठन है, लेकिन आतंकवादी संगठन बनाओगे आप, सरकार पूछ देगी आपको तुरंत, ठीक है ना। ऐसे संगठन ना बनाइएगा कि दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन हो। जैसे लश्कर तैयबा एक संगठन है, आप बना सकते हो, पिटा जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी संगठन ना बनाइए कि जो व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन करे। आप संगठन बनाइए, अच्छाई के लिए बनाइए। जैसे महिला संगठन है ना, महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम संगठन बनाए गए हैं, तो उसके लिए आप अच्छाई के लिए बना सकते हो। लेकिन क्या लश्कर तैयबा, पाकिस्तान की जो तीन चार संगठन, ऐसे संगठन बनाओगे आप भारत में, तुरंत पीटे जाओगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? 19 का 5 क्या कहता है? बसने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 5 19 का 5 कहता है बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? भ्रमण करने की। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और कहां? अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया है। अनुच्छेद 19 का 7 कहता है व्यवसाय करने की आजादी। आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हो, ठीक ना। तो एक सीरियल बाई से दिया गया है, बोलने की आजादी, सभा करने की, संगठन बनाने की, भ्रमण करने की, संपत्ति का अधिकार, बसने का अधिकार और व्यवसाय करने का अधिकार। 19 देता है ये सब, ठीक है ना। अब आइए हम अनुच्छेद 20 समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है उसको समझेंगे।
हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि में संरक्षण की बात करता है। कोई आपने अपराध अगर किया है तो उसमें दोष सिद्धि में संरक्षण देता है कि आपने अपराध किया है कि नहीं किया है, कैसी कैसी क्या प्रक्रियाएं हैं। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला अनुच्छेद क्या कहता है, एक गलती की केवल एक सजा होगी, एक गलती के लिए एक ही सजा होगी। अगर किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है तो उसको उसी टाइम पर एक ही सजा दी जाएगी। ये नहीं कि कोई व्यक्ति ने किसी का कुछ किया हो, कोई मर्डर किया हो तो वो उस गलती की सजा भुगत के आया हो, फिर ये नहीं है कि बाद में फिर उसको कहिए कि नहीं अभी इसकी सजा कम है, इसको फिर से उसी मर्डर के केस में फिर से जेल भेजना चाहिए, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक ना। अनुच्छेद 20 का कहता है एक गलती की एक ही सजा मिलनी चाहिए। उस गलती के लिए 2 सजा या 3 सजा नहीं होनी चाहिए, एक गलती की एक सजा। उसके बाद अनुच्छेद 2 कह रहा है 20 का 2 कह रहा है कि सजा उस समय के आधार पर दी जाएगी। सजा जब वो जो भी विधि होगी, जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो जो भी नियम कानून होंगे उसी के आधार पर उसे सजा दी जाएगी। ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि कोई नियम पहले था वो खत्म हो गया है उसके आधार पर उसे दे दिया जाए, या फिर जो कानून आने वाला है प्रेजेंट टाइम पे उस नए कानून जो आने वाला है उसके आधार पर अभी सजा दी जाए। तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। जो वर्तमान में सजा का प्रावधान है वही दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जो प्रेजेंट टाइम में सजा का प्रावधान है वही सजा उसको दी जाएगी। तो अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि सजा उस समय के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि आई विटनेस, कोई अगर अपराधी है तो पुलिस मार पीट के उससे जबरदस्ती ये नहीं कुबलवा सकती है कि हाँ बोलो तुमने अपराध किया है, और आई विटनेस का प्रयोग नहीं कर सकती है। जैसे कहा जाता है ना आई विटनेस, उन्होंने स्वयं की गवाही दे दी, हाँ अब मतलब ऐसी गवाही मान्य होगी, लेकिन छोटे मोटे केसों में नहीं, बड़े केसों में जैसे मर्डर में हुआ या फिर क्या कहते हैं और 376 में हुआ, डकैती हुई, जो संज्ञेय अपराध हैं उसमें आई विटनेस मान्य हो जाएगा। लेकिन छोटे मोटे केसों में आई विटनेस का कोई कबूलिए तो ये नहीं होगा, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और इसी में देख लीजिए नोट में क्या गया है, अनुच्छेद 20 के तहत जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाता है, उसको सजा आपता नहीं हो जाता व्यक्ति, तब तक उस व्यक्ति को हम अपराधी नहीं कह सकते हैं, अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 20 एक बार रिकॉल कर लीजिए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध दोष सिद्धि के में संरक्षण देता है, अपराध दोष सिद्धि में संरक्षण की बात करता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली स्वतंत्रता एक गलती की एक सजा, पहला क्या कहता है एक गलती की एक सजा, पहला एक गलती की एक सजा। दूसरा क्या है, एक सजा उस समय के प्रावधान के हिसाब से दी जाएगी, ना कि पहले के कोई कानून से या फिर आने वाला कोई कानून से, जो वर्तमान में कानून या विधान है उसी के आधार उस अपराधी को अब सजा दी जाएगी, ठीक है ना। इसका 3 क्या कहता है, पार्ट तीसरा, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम रट डालिए, याद कर लीजिए इसको। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि में संरक्षण की बात करता है। एक कहता है कि एक गलती की एक सजा केवल देनी पड़ेगी, और 2 भाग इसका 2 कहता है पार्ट कि स्वयं सजा उसी समय के आधार पर दी जाएगी, सजा उसी समय के आधार पर दी जाएगी, ना कि जो पहले था और जो बनने वाला है उसके आधार पर सजा नहीं दी जाएगी। और तीसरा कहता है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई बाध्य नहीं करेगा। बोले तो आई विटनेस के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। उसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 20 जब तक आप दोषी नहीं हो जाते, जब तक न्यायालय आपको दोष सिद्ध नहीं कर देता है, तब तक आप अपराधी की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक ना। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 21। हाँ दोस्तों, आइए अनुच्छेद 21 देखते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 सबसे इंपॉर्टेंट है और सर्वाधिक संशोधन अनुच्छेद 21 में ही हुए हैं, ठीक है ना। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति उसके प्राण और शरीर से, किसी भी व्यक्ति उसके प्राण और शरीर से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा
वंचित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोका जाएगा, ठीक ना। हमेशा आत्महत्या करना दोष है, ठीक ना, अपराध है, आत्महत्या करना अपराध है। कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता है, ये रोका गया है भारत में। और किसी के शरीर को आघात नहीं पहुंचाएंगे, बशर्ते यहां पे एक शब्द जोड़ा गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब जो भी हमारे देश में नियम कानून, अगर कोई आप अपराध करते हो, फांसी लगाने वाला, अगर कोई आप अपराध करते हो, प्राण त्यागने वाली या फिर फांसी लगाने वाली, तो आपको तो फांसी लगेगी ही ना, वहां आपका अनुच्छेद 21 काम नहीं करेगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति अपराधी नहीं है उसके प्राण की रक्षा की जाएगी, ठीक है ना। और यह अनुच्छेद 21 के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक है ना। अब पहला अधिकार क्या है? बिना हेलमेट और धुआं देने वाली गाड़ियों का पुलिस चालान अनुच्छेद 21 के तहत करती है। आपकी रक्षा करना, प्राण की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। तो आप बिना हेलमेट गाड़ी चलाओगे तो कहीं एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? आपकी डेथ भी हो सकती है, तो इसकी सरकार की जिम्मेदारी है ना। और धुआं देने वाली गाड़ी अगर रहेगी तो वो पर्यावरण को नुकसान देगी, जबकि सरकार की क्या जिम्मेदारी है? स्वस्थ जीवन जीने की आपकी स्वतंत्रता है ना, स्वस्थ जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और किसी की गाड़ी धुआं देती है तो वातावरण को प्रदूषण करती है, इसलिए ही पुलिस अनुच्छेद 21 के तहत बिना हेलमेट वालों को और धुआं देने वाली गाड़ियों का चालान काटती है, ठीक है ना। 2 कहता है विदेश भ्रमण करिए, ठीक है ना। इसका भाग दूसरा कहता है कि विदेश आप भ्रमण करिए, आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, आपकी ये सशरीर है, आप कहीं भी घूमिए, विदेश घूमिए, चाहे भारत में घूमिए, आपको छूट है, ठीक है ना। ये मेनका गांधी वर्सेस भारत सरकार में एक वाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इसके तहत हमें विदेश भ्रमण करने की आजादी दी गई थी। तीसरा है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, किसी से डर के जीने का नहीं है, ठीक है ना। किसी से दब के, डर के या फिर किसी के धमकावे में आना नहीं है। हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है कि गरिमापूर्ण जीवन जिए, किसी की धमकियों में नहीं पड़ने का है, ठीक। आप गरिमापूर्ण जीवन जिए, ठीक है ना। कह रहा शीघ्र चिकित्सा का उपचार देता है, शीघ्र चिकित्सा का अधिकार देता है। जैसे आप 108 नंबर 102 नंबर डायल करते हैं, तुरंत चिकित्सा के आधार पर गाड़ी आ जाती है, तो शीघ्र चिकित्सा पाने का आपका अधिकार है। सरकार हम पे ये ऐसा नहीं कर रही, हमारा अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है कि जो कि सरकार इस पे लागू कर रही है, तो शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार हमारा है। 5वां कह रहा है शुद्ध जल, वायु, जल पाने का अधिकार है, शुद्ध वायु और जल पाने का अधिकार है। इसीलिए सरकार बड़े बड़े वाटर टैंक बनवाती है कि शुद्ध टोटी के तहत शुद्ध जल जा सके, ठीक है। वायु हमें अच्छी हवा मिले, वातावरण प्रदूषण ना हो, इसीलिए मिल फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप इसकी चिमनी ज्यादा से ज्यादा हाइट पे करिए ताकि इसका धुआं जो है समाज में ज्यादा ना फैले। और यही धुआं देने वाली गाड़ियों पर चालान भी करती है कि वातावरण को जो है प्रदूषित ना हो। तो शुद्ध वायु जल पाने का अधिकार हमारा है, ठीक है ना। उसके बाद निःशुल्क विधिक सहायता, जैसे हम कोई क्राइम करते हैं और सामने वाला कोई हमें मारता पीटता है तो हम कहाँ जाएंगे? सीधे थाने चौकी में जाएंगे, तो उसके खिलाफ मुकदमा चढ़ाएंगे। और जब मुकदमा लिखवाएंगे तो फिर वो मुकदमा हम उसका पैसा नहीं खर्च करेंगे, वो सरकार पे करेगी। उनके सरकारी वकील होंगे, जो कोर्ट होगा वो सरकारी वकील आपके पक्ष से मुकदमा लड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 21 देता है, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, और यह 21 के का के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 के का के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 1986 में जोड़ा गया है, जिसमें 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बिना पैसे के निःशुल्क आप शिक्षा ग्रहण कीजिए अगर 6 से 14 साल के बच्चे हों, ठीक है ना। अब ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 1986 को जोड़ा गया है। उसके बाद यही निजता का अधिकार देता है। निजता का अधिकार का तात्पर्य क्या है? राइट टू प्राइवेसी। हमारे कोई प्राइवेसी है, जैसे हमारे फोन की जो प्राइवेसी है, हमारा कोई व्हाट्सएप चैट नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना। हमारे बारे में जानने का किसी का अधिकार नहीं है। हमारे
हमारे फोन को कोई टैप नहीं कर सकता है, ठीक है ना, हमारे कॉल की कोई डिटेल नहीं निकाल सकता है आम आदमी। हाँ, अगर आप कोई अपराध किए हों तब आपके फोन को सर्विलांस लगा दिया जाएगा, आपकी प्राइवेसी वहां पे भंग की जाएगी, लेकिन बशर्ते आपने किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना किया हो। अगर आपने मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया है तो आप अनुच्छेद 21 के जो भी प्रावधान हैं आप सब इसके पाने के हकदार हैं, बशर्ते अगर आप कोई अपराध किए हैं तो आपकी प्राइवेसी या आपका अधिकार या फिर शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, भ्रमण करने की आजादी छीन ली जा सकती है। अगर आप कोई अपराध करते हैं भारत में, जैसे विजय माल्या हैं, अपराध लेके भाग गए, अब चुपके से भाग गए, लेकिन क्या अगर सरकार जान पाती है जैसे तो भाग जाएंगे तो उनको जाने देती? अगर आप कोई अपराध किए हैं तो आप भारत से बाहर नहीं जा सकते हो, आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अनुच्छेद 22 पढ़ते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कहता है। इसमें 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है, अनुच्छेद 22 का 1, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा या फिर आप कारण बताइए क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं अगर व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो गिरफ्तार व्यक्ति को आप चौकी या थाने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हो, उसको किसी नजदीकी न्यायालय में आपको पेश करना पड़ेगा, उसको किसी न्यायालय में, नजदीकी न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे से पहले। और इस 24 घंटे में सरकारी अवकाश या यातायात के जो भी, जैसे कोई गाड़ी से जा रहा है या बीच में संडे पड़ गया तो ये 24 घंटे में ऐड नहीं होगा। जब से पकड़ा है उस व्यक्ति को पुलिस ने, उसके 24 घंटे बाद तक वो कभी भी पुलिस जाकर न्यायालय में उसको व्यक्ति को पेश कर सकती है, लेकिन वहां पे छुट्टी का दिन, जैसे संडे पड़ गया छुट्टी है या कोई और पर्व त्योहार पड़ गया तब छुट्टी है, उसमें छुट्टी में और यातायात का समय जो लगा है, गाड़ी ले जाने में जो समय लगा है उसमें वो 24 घंटे में ऐड नहीं होता है। तीसरा क्या कहता है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है हमें। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो अपने पसंद से हमें वकील करने का अधिकार अनुच्छेद 22 का 3 देता है, अनुच्छेद 22 का खंड 3 देता है, ठीक है ना। किसी भी कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो जाता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने मन पसंद से वकील कर सकता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 22 एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 22 का भाग 1 कहता है कि अगर आप गिरफ्तार करने आए हैं तो कारण बताइए, वारंट दिखाइए। अनुच्छेद 22 का दूसरा क्या कहता है कि आप 24 घंटे के अंदर ही किसी न्यायालय में सशरीर उस व्यक्ति को हाजिर कीजिए और उस 24 घंटे में अवकाश का और यातायात का समय नहीं ऐड किया जाएगा। और तीसरा क्या कहता है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने के लिए छूट दी गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने आज अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है, इसको देखिए और समझिए। सब जो हमने किया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।